This call is now being recorded. So this is the second session. First session we have already discussed and some of the videos are available on the YouTube channel. ठीक है. And इस उसमें दो parts अभी remaining है which I shall be uploading by tomorrow. उसके जो दो parts हैं ना that I shall be uploading on YouTube tomorrow. तो वो पूरा हमारा section 1 जो है वो complete हो जाएगा. उसके PDF जितने भी है I have already shared with all of you. किसी को नहीं मिला है तो again I'll share the Google form. ठीक है. So today we'll be starting with the section 2 of the economy. ठीक है. So the topic name is finance and taxation. See, there are two terms. One is economy and another is finance. ठीक है. तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज अ वाइडर टर्म, बहुत बड़ा टर्म होता है, एंड फाइनेंस इज अ वेरी नैरो टर्म. नॉट नैरो टर्म बट एज कंपेयर टू इकोनॉमी इट इज अ नैरो टर्म. इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती है? एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, टैक्सेशन आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर इन द इकोनॉमी. और इकोनॉमी का ही एक सब पार्ट होता है फाइनेंस. एंड फाइनेंस इज अबाउट ओनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पैसे का जो मैनेजमेंट है ना उसकी चीजें. इकोनॉमी इज हाईली इंटेलेक्चुअल वर्क. ठीक है. एंड फाइनेंस इज व्हाट? मिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एज ऑल्सो what little bit of clerical work. इसमें भी बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है बट सम पार्ट ऑफ क्लरिकल वर्क इज ऑल्सो देयर. सो फाइनेंस का मतलब ये होता है. फाइनेंस और इकोनॉमी कैसे आपस में डिफर करता है ना, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए. सो टुडेज टॉपिक इज फाइनेंस एंड टैक्सेशन. ओके. सो द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग टुडे आर, सबसे पहले जीएसटी. एंड जीएसटी के अंदर जो भी चीजें आती है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, काउंसिल, जीएसटी ट्राइब्यूनल. ठीक है. एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी गुड्स, सिन गुड एंड डीमेरिट गुड्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये चीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये अलग से हो गया क्योंकि टॉपिक का नाम जो है पूरा टैक्सेशन है. तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक जीएसटी है, and then we'll be covering certain PYQs of GST. After that we'll be taking a break, and then उसके बाद again we'll be starting the second part of this particular video. So let's start with the GST first. And GST is very important for what? Prelims examination and then for mains examination. ठीक है, इसके लिए बहुत important है. And then the mains में it is important in GS3 as also GS2. रीजन बीइंग GS2 में जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का फाइनेंशियल लेवल पे, उसको GST ने कंप्लीटली ओवरऑल करा है या चेंज किया है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है मटेरियल चीजें. ठीक है. जैसे कि तेल हो गया, साबुन हो गया, मकान हो गया, कार हो गया, एनी अदर थिंग, पेन, पेंसिल, ऑल दिस थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर गुड्स. एंड देन सर्विसेज. सर्विसेज में क्या आता है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गए. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स, ट्रांसपोर्ट हो गया. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं, बसेस है, रेलवे है, कार है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ गुड्स. एंड जो सर्विसेज होती है ना, तो हम ट्रेन में बैठ के टिकट बुक कर रहे हैं आईआरसीटी से, या फिर बस में जा रहे हैं तो टिकट ले रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सर्विसेज. जैसे कि कोई रोड बन रहा है, तो जब रोड बन रहा है तो रोड मेकिंग इज पार्ट ऑफ गुड्स. एंड रोड के बाद जब टोल कलेक्शन होता है एंड बाकी सारी चीजें होती है तो दैट इज पार्ट ऑफ सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना समटाइम्स ओवरलैप करती है, ओवरलैप नहीं करती है, बट उस एक्टिविटी में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वो एक्टिविटी का जो नेचर है वो गुड्स वाला है या सर्विसेज वाला है. तो आप बस ये चीज देखना कि अगर आपने पैसा दिया है किसी को तो आपके हाथ में कुछ मटेरियल आया है क्या? अगर मटेरियल आया है तो वो चीज गुड हो जाएगा. अगर आपने किसी को पैसा दिया है, हाथ में मटेरियल नहीं आया है बट आपने कुछ बेनिफिट उठाया है, हाथ में पकड़ने के लिए कुछ भी मटेरियल चीज नहीं है बट आपने बेनिफिट लिया है, तो वो क्या चीज हो जाएगा? वो सर्विसेज हो जाएगा. तो बस ये सोचने का सिंपल सा तरीका है. नाउ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो इसमें क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की. ठीक है. कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है इसके ऊपर. की फीचर्स क्या है जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के? सबसे पहले कि इसके टैक्स स्लैब्स क्या है. देन ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये कि जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जहां पर सेल हो रहा है और सेल में भी जो एंड सेल हो रहा है ना वहां पर टैक्स लगेगा इस चीज को. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ठीक है. ये मल्टी पॉइंट नहीं है बल्कि सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. ठीक है.
देन ड्यूअल स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो सीजीएसटी आएगा, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा तो एसजीएसटी आएगा, और जहां पर दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे वहां पर आईजीएसटी आएगा। कभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खरीदने जाते हो या कुछ भी करते हो, तो अपने बिल को देखा करो कि वहां पे सीजीएसटी, जीएसटी या फिर आईजीएसटी लिखा हुआ है। देन वन नेशन वन टैक्स है ये, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम, दिस पर्टिकुलर फ्रेज की वन नेशन वन टैक्स। तो इसने क्या किया था कि रिप्लेस किया था मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस डिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और वो लिस्ट क्या क्या है कि किस किस टैक्स को इसने रिप्लेस किया था जीएसटी ने, वो लिस्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछ रखा है एंड मेंस में भी पूछ रखा है। बोला था कि इन्यूमरेट द वेरियस टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी, तो उसके ऊपर आपको एक फ्रेश लुक होने की जरूरत है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टैक्स स्लैब्स? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन या फिर क्रिटिसिज्म है कि ये जब हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि वन नेशन और वन टैक्स, तो वन नेशन तो फुलफिल हो जाता है, बट वन टैक्स वाला जो फॉर्मूला है वो फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं। बट जो एक्चुअल इकोनॉमिस्ट हैं वो इस वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये जो वन टैक्स को फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका जो क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को ये बोल के खत्म करते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम लेवल ऑफ पीपल, देयरफॉर वन टैक्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं हो सकता है इंडिया में, ठीक है। नाउ गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या है जीएसटी का? सो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, जिसमें सेंटर एंड स्टेट का रोल होता है, उनका कॉम्पोजिशन होता है। एंड जो एंटायर जीएसटी है उसके पीछे का जो आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो अक्रॉस इंडिया चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम इन इंडिया, दैट इज जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द आईटी बैकिंग सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर जीएसटी सिस्टम, ठीक है। एंड कोर जो है ना, जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा जीएसटी अटका हुआ है आज की तारीख में टेक्निकल लेवल पे, दैट इज जीएसटीएन। एंड दिस जीएसटीएन इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये बात आपके दिमाग में रहे कि कल को अगर हमारा, जैसे कि आप जीएस3 में हमारे पास आता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में एक चीज आती है साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी में यू स्टडी द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज होता है कि अगर इसके ऊपर किसी ने अटैक किया फॉरेन से, और वो अगर हैकिंग जो है अगर सक्सेसफुल होती है, तो कंट्री जो है बैठ जाएगी 3-4 दिनों के लिए, ठीक है। तो जीएसटीएन के ऊपर अगर अटैक हुआ और जीएसटीएन अगर फेल हुआ तो कंट्री में बवाल हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ठीक है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ, अगर मेंस में यूपीएससी पूछता है आपसे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो यू विल बी मेंशनिंग दीज 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म लिखने की जरूरत नहीं है की फीचर्स लिखते समय, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है। सो लग्जरी गुड, सिन गुड एंड डीमेरिट गुड, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर नॉन इसेंशियल बट डीम्ड एज हाईली डिजायरेबल विद इन अ कल्चर सोसाइटी। एग्जाम्पल क्या है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है, एसयूवी हो गया, या फिर जो है लैम्बोर्गिनी हो गई, या फिर जो है फिएट की हाई लेवल की कार हो गई, मर्सिडीज हो गई। इसका नीड नहीं है, ठीक है, इसेंशियल नहीं है। पीपल में बी नीडिंग दिस थिंग बट इसेंशियल नहीं है, खाने पीने के लिए ये या फिर जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है, बट पीपल आर गेटिंग दिस थिंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ लग्जूरियस लेवल। सो कल्चर एंड सोसाइटी में इसका होता है। सो इसका एक एग्जाम्पल हो गया, मोर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ। एंड इसका डेफिनेशन क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन sin goods which are considered harmful, undesirable for society and considered ethically questionable for society, example gambling, alcohol, cigarettes, etc etc। तो ये सब चीज किसकी पार्ट होती हैं? these are sin goods। And then demerit goods, the goods that consumer like but are actually harmful and therefore their consumption is discouraged। सेम थिंग है, क्या है? टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, बट गवर्नमेंट इसको जो है बैन नहीं करती है। रीजन बीइंग हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन जो है ना, इससे थ्रू अर्न होता है, दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली इट इज पार्ट ऑफ एमएसएमई, ठीक है। एंड एमएसएमई क्या होती है? लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती है। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज, वन इज लग्जरी गुड्स, सिन गुड्स एंड डिमेरिट गुड्स। इसका मतलब जो है ना समझना इजी है कि व्हाट इज मेंट बाय लग्जरी गुड्स, देन सिन गुड्स एंड देन डिमेरिट गुड्स। बट इनके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, आपको 1 2 3 एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल हर एक कैटेगरी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा ना,
इस तरह के टर्म्स आपके सामने रख देगा और आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो इसके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं ना, आपको लिस्ट बना कर के उसको एक बार उसके ऊपर अपनी नज़र लगा देनी है। ठीक है? अब जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है? तो इसके पीछे एक्ट क्या था, जो फंडामेंटल एक्ट है हमारा, जीएसटी एक्ट बना था 2017 का, तो उसमें जो है ना मल्टीपल एक्ट्स बने हुए थे। तो वन ऑफ द एक्ट वाज़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स क्यों? कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स ऐसा क्यों? जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले एवरी स्टेट वाज हैविंग इट्स वैल्यू एडेड टैक्स। हर एक स्टेट अपना अपना वैल्यू एडेड टैक्स करता था। दे यूज्ड टू लिवाई दिस टैक्स, ठीक है? दे यूज्ड टू कलेक्ट दिस टैक्स एंड दे यूज्ड टू कीप दिस टैक्स। टैक्स भी वही लगाते थे, टैक्स का कलेक्शन भी वही करते थे और टैक्स को रखते भी वही थे। ठीक है? जब जीएसटी आया, तो जीएसटी के बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पावर वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो हमारे पास जो सीजीएसटी है, ठीक है? एंड देन आईजीएसटी है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या हुआ था कि स्टेट का जो है ना इनिशियली जो है ना रेवेन्यू लॉस होना शुरू हो गया था। तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे सेड कि फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स 14% के हिसाब से दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? तो उसी को ये जो थियरी है, इस थियरी को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ये वाला एक्ट बना था, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में हमारा ये एक्ट पास हो गया एंड 2020, 22, 2020, 21 एंड 22 क्या चल रहा था हमारा? हमारा चल रहा था कोविड-19। इसकी वजह से कंजम्पशन जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए एंड देन उसके बाद जो स्टेट का कलेक्शन जो है और फॉल हो गया नीचे। ठीक है? तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन में जो भी प्रॉमिस करा गया था, वो इन लेटर तो क्या है, इन लेटर इट इज़ फुलफिल्ड बट प्रैक्टिकल लेवल पे वो फुलफिल्ड नहीं है। So keep this thing in mind. This point can be very, very important while writing your mains answer. Okay. Then purpose क्या था? As I said कि to compensate the states for revenue loss due to GST implementation. As I said कि सारी की सारी powers, most of the powers went to the central government. Then levy क्या है? Imposed on luxury, sin and demerit goods in addition to 28% GST. तो जो इसमें जो पैसा आता है ना कॉम्पनसेशन देने के लिए स्टेट, उसमें मैक्सिमम जो पैसा का इनपुट आता है ना, वो लग्जरी, सिन एंड डिमेरिट गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके आता है। ठीक है? एंड इट वाज इनिशियली फॉर 5 इयर्स 2017 टू 2022 बट एक्सटेंडेड टिल मार्च द रीजन वाज C19 कोविड-19। ठीक है? इतना क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो आप एग्जांपल्स फाइंड करोगे और उस एग्जांपल को आप लोग मेमोराइज करोगे। नेक्स्ट इज जीएसटी। ठीक है? तो इसमें क्या है ना कि मैंने कुछ-कुछ शॉर्ट डेफिनिशन दे रखा है आपको, जो आप एग्ज़ैक्टली जो है ना एग्ज़ाम में एक इसके ऊपर शॉर्ट डेफिनिशन है व्हिच इज़ मोस्टली लेस देन 10 वर्ड्स का। तो इस डेफिनिशन को अगर आप याद कर लोगे ना, तो कहीं पर भी बोलने में या लिखने में ईज़ी रहेगा आपके लिए। तो डेफिनिशन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स कीप इन माइंड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है? टाइप क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। देन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 और अगर हम बिल की बात करें तो 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये। कैब क्या है? कैब 122 है एंड सीएए क्या है? 101 है। देन जीएसटी काउंसिल, ठीक है? तो कीप इन माइंड कि जो जीएसटी काउंसिल है ना, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है? जब हमारा जीएसटी आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है काफी सारे आर्टिकल्स नए इंसर्ट करने को पड़े और उस आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ा। तो जो न्यू आर्टिकल्स अमेंड करने पड़े, इंसर्ट करना पड़ा और जो अमेंड करना पड़ा, उस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। बस एक आर्टिकल व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 279 ए और इसकी वजह से क्या बना है? जीएसटी काउंसिल बना है। तो आर्टिकल 279 ए, इस आर्टिकल को आपको मेमोराइज़ होना चाहिए। ठीक है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन किसने करा था? फर्स्ट टाइम इट वाज़ फाउंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी कौन है? इनके चेयरमैन हैं। फंक्शन क्या है? ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिविटीज लिखी हुई, जितना भी लिखा हुआ है, इसके अलावा 50 और एक्टिविटीज अगर यूपीएससी लिख देता है
और अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी सेंस है उसके अंदर, तो यू विल बी टिकिंग कि यस दिस इज द एक्टिविटी ऑफ जीएसटी काउंसिल। कुछ भी चीज अगर जीएसटी के अंदर हो रहा है, जीएसटी एक्ट का मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। बट उसके अलावा अगर जीएसटी के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो दैट विल बी डन बाय द जीएसटी काउंसिल, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज इन आवर कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट फॉर्म दिस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, चेयरपर्सन। फंक्शन क्या है? डिसाइड्स द टैक्स रेट, जो भी हमने ऊपर बात करा 5%, 12%, 18% समथिंग। इसके पहले क्या था कि 0%, 18% एंड देन 28%। तो इसमें से कुछ एबोलिश करना है, चाहे कुछ नया टैक्स रेट बनाना है या कुछ एडिशनल 28% के बाद एक और एक्स बनाना है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी डन बाय here, decides the tax rate, policies and makes recommendation on GST, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? रिक्वायर्स 3/4 मेजोरिटी ऑफ द वेट वोट, ठीक है। मतलब जितने भी लोगों ने वोट दिया है ना, वेटेड वोट्स हैं, उसका 3/4 होगा, तो मेजोरिटी बेस है, कंसेंसस बेस्ड नहीं है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो हमारा ये है आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज मेजोरिटी बेस्ड। हमारा बस WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज कंसेंसस बेस्ड। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी जो होती है वो मेजोरिटी बेस्ड बॉडीज होती है। तो क्या है? रिक्वायर्स 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। एंड वोटिंग पावर क्या है? स्टेट्स के पास 2/3 है एंड सेंटर के पास 1/3 है। एंड किसी भी वोट को कंप्लीट करवाने के लिए, मेजोरिटी के लिए हमें 75% चाहिए होता है, तो सेंटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस इज 66% एंड दिस इज 33%, टोटल इक्वल टू 100%, वी नीड 75%। तो स्टेट को आना ही होगा, सेंटर को आना ही पड़ेगा। देयरफॉर सेंटर गवर्नमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर जीएसटी जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर से है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसमें क्या है? इस्टेब्लिश किसके अंदर करा गया है? सेंट्रल सीजीएसटी के अंदर करा गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीजीएसटी बॉडी है ना, उसके अंदर। तो स्टेट गवर्नमेंट का सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी इसका पार्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये सेकंड एपेलेट बॉडी है, ठीक है। अथॉरिटी फॉर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सीजीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट्स होते हैं ना, वो उसका भी अगर एपेलेट करना है आपको, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अगर एपेलेट बॉडी है, तो इसके अंदर ही जाएगा। और इसके बाद अगर बोर्ड बात जाएगी, तो दैट विल गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था ना ओम्बड्समैन का, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बोला था कि दिस इज फाइनल बॉडी and then said it was the binding body. So yes, it is binding. ओम्बड्समैन जो था वो बाइंडिंग था बट फाइनल नहीं था, क्योंकि ओम्बड्समैन के बाद जो है ना, बात किसके पास जाती थी? आरबीआई के गवर्नर के पास जाती थी। ये हमारे लास्ट वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि इस बॉडी के बाद जो है ना, बात कहाँ पे जाती है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, ठीक है। इसके बाद जो इसके प्रिंसिपल सीट्स क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल सीट जो है इसका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में ही होगा, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहीं पर बैठते हैं। एंड देन स्टेट में, हर स्टेट में इसके बेंचेस हैं, मल्टीपल बेंचेस हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। री अपॉइंटमेंट अलाउड है, ये बात दिमाग में रहे, ठीक है। री अपॉइंटमेंट अलाउड है। ऐसे जो केस है कि जहाँ पे री अपॉइंटमेंट अलाउड है, मे बी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको लिस्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? गिव मी अ थम्स अप अगर ऐसा है तो। ओके, नाउ लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस ओवर इट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि एक सेकेंड, सी दिस क्वेश्चन, what is are the most likely advantages of implementing GST? What is are the most likely advantages of implementing goods and services tax? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्लीज थिंक अबाउट इट। What is are the most likely advantages of implementing goods and services? I want answer of this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ईशा, एनीबडी? हर्षिनी, सोनिया, ईशा, अनुश्री, मनीषा?
Anybody try this question? One only. One only. ठीक है. Question क्या है? Question is कि which what is are the most likely advantages of implementing GST? See, it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. ये सही स्टेटमेंट है एंड द कंप्लीट रैशनल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वन नेशन वन टैक्स. ठीक है, उसका रैशनल यही है स्टेटमेंट नंबर वन. सेकंड, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange rate. इसमें इस स्टेटमेंट में तीन कीवर्ड्स दे रखे हैं. ठीक है, वन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस. ठीक है, ड्रास्टिक रादर चार वर्ड्स दे रखे हैं. वन इज ड्रास्टिकली, सेकंड इज रिड्यूस, थर्ड इज करंट अकाउंट डेफिसिट कैड, एंड देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, तो कैड किससे रिलेटेड होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड होता है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किससे होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड होता है. एज ऑल्सो एफपीआई एंड एफडीआई से रिलेटेड होता है. एज ऑल्सो आरबीआई से रिलेटेड होता है. ठीक है, ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है? विद इन अ स्पैन ऑफ 1, 2 और 3 years. एंड रिड्यूस का मतलब क्या है? एक डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, दीज टू वर्ड्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स. एंड ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है. इसका जीएसटी से लेना देना नहीं है. इन द वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ऐसा हो सकता है कि जीएसटी आने की बात जो है हमारी कंट्री में एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाए. ठीक है, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाए. एंड उसका थोड़ा सा इम्पोर्ट हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे एंड इम्पोर्ट पर हो, और उससे हमारा कैड हल्का सा डाउन हो जाए. दिस में हैपन. ठीक है, इस बात में कुछ गलत नहीं है, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देना और ये सारी चीजें कर देना, इवन ये सारी बातें भी बोलना जो है ना, एक फार फेच्ड स्टेटमेंट है. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. थर्ड इज इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज. यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस था, यहाँ पे इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज. ग्रोथ मतलब ग्रोथ रेट एंड साइज मतलब जीडीपी ऑफ इंडिया, एंड विल इनेबल ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर अगेन क्या चीज है? ड्रास्टिकली वाली बात या इनॉर्मस की बात हो गई. तो अगेन कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको वो बात बोलनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी भी के अगेंस्ट जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोलता है. इफ वी आर सेइंग वी आर ओनली टॉकिंग इन द फ्रंट ऑफ मिलिट्री डोमेन, मिलिट्री लेवल पे हम अगेंस्ट बोल देते हैं समटाइम्स, बट उसके अलावा गवर्नेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडिया इज नेवर गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट इज नॉट फॉर्मल एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सर्ड. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज वन. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ओनली वन. ठीक है, इस तरह की बात जो है ना, आपको सोचते आना चाहिए रियल टाइम एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो दिस ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है ना, काफी एक्सट्रीम दे दिया है. ठीक है, तो मे बी इन द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू थिंक, बट समटाइम्स क्या करेगा ना यूपी, इससे थोड़े से माइल्ड स्टेटमेंट देगा. एंड माइल्ड स्टेटमेंट जब देगा ना यूपीएससी, तो यू विल गेट अ फीलिंग कि हाँ मे बी ये सही हो सकता है या फिर ये मे बी ये गलत हो सकता है. ठीक है, तो वहां पे थोड़ा और डीपर थिंकिंग की जरूरत होगी. ठीक है, सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ओनली. सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स. तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, पता है तो है, नहीं है तो नहीं है. कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स: सीरियल ग्रेन्स हर्ड, ठीक है, चिकन एग्स कुक्ड, and then fish processed and canned, and then newspaper containing advertisement material. Which of the following is are exempted? exempt किस किस को कर रखा है? तो अपने को बस पता होना चाहिए यहाँ पर. 1 नंबर को, 2 नंबर को एंड 4 नंबर को. क्या नाम है? ये वाला ऑप्शन है 1, 2 एंड 4. सीरियल ग्रेन्स हर्ड, चिकन एग्स कुक्ड, एंड देन न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल. तो ये जो चीजें है ना, ये एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए, इसके बारे में बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं. और इसके अलावा करंटली जो हमारा एग्जाम्शन लिस्ट है जीएसटी का, वो एग्जाम्शन लिस्ट में जो भी आइटम्स हो रहे हैं वो आपको मेमोराइज करना है. ठीक है, ओके. नाउ इसके अलावा जो एक मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द वेरियस टैक्सेस व्हिच हैव बीन सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी. ये मेंस का क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली आपको लिखने थे ये सारी चीजें. सो व्हाट आर द वेरियस टैक्सेस व्हिच हैज बीन सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी? सो वन इज एट द सेंट्रल लेवल एंड अनदर इज एट द स्टेट लेवल. ठीक है, तो वन इज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, देन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो इसी से जुड़ा हुआ हो गया. सर्विस टैक्स,
ठीक है। देखो सर्विस टैक्स अभी भी लगता है, लेकिन वो सारी चीजें किसके अंडर आ गई है अभी, वो सारी चीजें आ गई है अभी इसके अंदर, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर आ गई। और अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने अभी सर्विस टैक्स को कम्प्लीटली एबोलिश नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल राजौरी गार्डन है, ठीक है, राजौरी गार्डन में जो मॉल है उसके अंडर एक शॉप है, एक शॉप नहीं, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, तो उसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो दे एक्सप्लिसिटली से कि विल बी चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑफ 8%, 8% बोलते हैं, और अगर आपका बिल और हायर होगा तो दे चार्ज यू 14%, ऐसा होता है वहां पर। तो इसके पीछे क्या फंडा है आई एम नॉट श्योर, बट सर्विस टैक्स जो है ना अभी भी कहीं कहीं पर एप्लीकेबल है। देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है, देन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। तो ये क्या चीज है, जितने भी टैक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो इसके ऊपर जो है ना वन वन लाइन इसके मीनिंग क्या होते हैं, व्हाट आर दीज टैक्सेस, इसका आप एक लिस्ट बनाओगे, एंड इसके ऊपर वन वन लाइन का एक स्टेटमेंट जो होता है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, ये हो गया सेंट्रल लेवल पर, एंड देन हो गया है हमारा स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल पे क्या है, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, कहाँ चला गया है, जीएसटी के अंदर चला गया है। देखो ये जो टैक्सेस लग रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दीज टैक्सेस आर एबोलिश्ड एंड गॉटन इनटू जीएसटी, जीएसटी में चला गया है। पैसा आप जो है ना इसका सरकार को अभी भी देते हो, बट इस डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं देते हो, ठीक है। तो एबोलिश हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस, वी आर पेइंग टैक्सेस, but we are paying taxes in the form of GST. So entertainment tax हो गया, then taxes on lottery, betting and gambling, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स, इसके पहले स्टेट अपना अपना लगाती थी, उसको एक सिंगल फॉर्म दे दिया गया जीएसटी का। परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, इस सब के ऊपर भी जो है आप क्या करोगे, वन लाइनर स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखोगे अपने आप के पास, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट पार्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, कस्टम्स ड्यूटी विच अप्लाई टू इम्पोर्ट्स। तो इसमें क्या होता है ना कि लेट्स से कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ना इसको एक्साइज देना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद जब ये प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो टैक्स है ना, दैट इज पार्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। कलेक्शन कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स करता है इस चीज को। प्री इसके पहले क्या था, इसके पहले जो नाम होता था, दिस वाज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंड अब इसको जो है जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। ये एप्लीकेबल है एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड लिकर, मतलब अल्कोहल एंड पेट्रोलियम के ऊपर, बाकी जगह पर दिस इज थिंग इज एप्लीकेबल, ठीक है। सो दिस इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ना कि हमारा एक होता है कि जो टैक्सेशन जो सिस्टम होता है ना, कि हाउ मच टैक्स इज कमिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर एरिया, सो मे बी इनकम टैक्स इज देयर, then corporation tax is there, then GST is there, then wealth tax is there। तो एक्साइज ड्यूटी भी आती है। एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा कमाती है। सो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा रही है ना, तो मोस्टली फिफ्थ नंबर पे या सिक्स्थ नंबर पे, अगर हम जितने भी टैक्स से जो अगर हम अर्निंग को हायरार्की में डालें ना, कि टॉप टू बॉटम डालें ऐसे करके, तो जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना वो फिफ्थ या सिक्स्थ नंबर पर आती है, ठीक है। तो नियरली 5% टू 2.5% जो टैक्सेशन का पार्ट होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी व्हाट, एक्साइज ड्यूटी। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मीन्स, ठीक है। इसको हम बस एक बार रीड कर लेंगे, विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि इंपॉर्टेंस कितना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी। सो इन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन, इन्यूमरेट करना है, इन्यूमरेट, इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट करो कि टैक्स नंबर 1 उसका मीनिंग क्या है, टैक्स नंबर 2 उसका मीनिंग क्या है, टैक्स नंबर 3 इसका मीनिंग क्या है, ये लिखते हुए जाना है इस क्वेश्चन में। तो हाई लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एनालिटिकल एस्पेक्ट जो है ना, इतने पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप एनालिसिस डाल ही नहीं सकते हो। इसने सीधा बोला है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दे मेरे को, ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सो enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and services in India। This is completely factual, आपको रटा हुआ होना चाहिए था जिस किसी ने इस साल एग्जाम दिया था। Also comment on the revenue implication, implication word use कर रहा है, that means analysis is required, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पास factual information नहीं है, but you can think about something, then you can go ahead write this particular answer। Two parts of the questions are there, first part is very factual information, okay। Now
सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है. लेट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स स्पेसिफिकली. जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी थिंग. So next is prelims question. Which one of the following is not a feature of value added tax? Not बोल रहे हैं, ठीक है. I want somebody from the students community to answer this question. Anybody? Sir, C1. B. Hmm? Sir, D1. B. कौन सा वाला? B. It is levied on value Sir, D. addition at each. D. It is basically a subject Yes, of sir. central government and state governments are only facilitator of successful implementation. Option number D. देखो Yes, क्या sir. है. हाँ ठीक है. देखो दिस इज टॉकिंग अबाउट दी वैल्यू एडिड टैक्स. वैल्यू एडिड टैक्स तो मैंने पहले बताया कि वैट किसका पार्ट था? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट था. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे जीएसटी का होता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू एडिड टैक्स की जगह अगर यहाँ पे जीएसटी कर दूं, तब क्या होगा इसका आंसर? ये सर तब B होगा, अभी अभी D है सही. इट इज अ टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन. ऐसा क्यों? बी को गलत क्यों बोल रहे हो? B को इसलिए क्योंकि सर वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, प्रोडक्शन में तो एक्साइज वाला लगता है. ठीक है. बात यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिस इज अ गुड, एक गुड है एक्स, ठीक है, दीज आर द वेरियस स्टेजेस, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ बना, उसके बाद कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, फिर यहाँ पर कुछ गया, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ, फिर यहाँ पर कुछ गया, कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, यहाँ पर गया कुछ. तो ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टैक्स लग रहा है. जहां जहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा ना, उस सारे वैल्यू एडिशन का क्यूमुलेटिव टोटल जो होगा ना, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा टैक्सेबल होगा. दिस इज व्हाट से इट्स से. इसका मतलब यहाँ पे मल्टी पॉइंट ही है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस नहीं, बस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन की बात कर रहा है. चेन वर्ड को इसलिए यूज कर रहा है कि वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो रहा है. दिस इज नॉट द कीवर्ड हियर. देखो अगर यहाँ पे जीएसटी लिख देते हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है, जीएसटी लिख देते हैं, तो हमारे जितने भी स्टेटमेंट है ना वो ऑलमोस्ट ठीक होते हैं. ये तो पहले से ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना कोई रोल दे ही नहीं रहा है, बस ये रीजन है. तो तब भी ऑप्शन नंबर डी गलत होता है. अगर वैट है यहाँ पर तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली गलत है, ठीक है, फैक्चुअली गलत है, टेक्निकली गलत है. वैट का जो कॉन्सेप्ट है ना कि फेडरल सिस्टम में जो इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे फेडरेशन के, वो लोग अपना अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट चला जाएगा. दिस विल बी टेक्निकली रॉन्ग. बट अगर हम जीएसटी वर्ड यूज कर देते हैं ना, तो दिस स्टेटमेंट इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, बट दिस इज सब्जेक्टिवली गुड, ठीक है. डी विल ऑल्सो बी राइट, बट ए बी सी दिस विल बी मच बेटर देन ऑप्शन नंबर डी. ये रीजन है. आप जो है ना समटाइम्स ए ऑप्शन जो देती है ना यूपीएससी ए बी सी डी, तो इसमें होता क्या है ना कि समटाइम्स ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी सी डी आर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि रिलेटिवली कौन सा ज्यादा बेटर है या कौन सा ज्यादा वर्स है. तो जो ज्यादा वर्स होगा ना उसको टिक करके बाहर निकलो. अगर मैं यहाँ पे जीएसटी लिख दूं ना, तब भी ये स्टेटमेंट काफी हद तक ठीक होगा, बट दिस आर कंप्लीटली करेक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव जाएगा एंड स्टेट्स और सम अदर गवर्नमेंट और सम अदर इंटेलेक्चुअल पीपल और न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट या फिर जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, वो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या लिख दिया तूने. समझे? ठीक है. इसके बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. समझ आया मेरी बात गाइस? Yes sir. ठीक है. सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोसी हैज प्रपोज सर्टेन आइटम्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है ना कंट्री का बहुत हाईली लेवल पे क्रिटिकल चीज है, और इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है फॉर बाय द वेरियस अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो आईडीएस का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है. तो इन दैट पर्सपेक्टिव आईडीएस जो है विल बी डिस्कसिंग. सो क्या है ना कि about inverted duty structure तो occurs when imported duties on raw material are higher than the those on finished goods. कहने का मतलब ये कि आपने कुछ इंपोर्ट करा कंट्री में, और ये इंपोर्ट क्या करा आपने? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा. और जो आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करोगे
तो रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करोगे, और वैल्यू एडिशन करने के बाद क्या करोगे, वैल्यू एडिशन करने के बाद मे बी मल्टीपल लेवल्स ऑफ वैल्यू एडिशन हो। तो जब आपने रॉ मटेरियल को परचेज करा तो मे बी इट वाज 3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, और उसके बाद आपने वैल्यू एडिशन करा तो ये 4 रुपए का हो गया, फिर 5 रुपए हो गया, सक्सेसिवली इसका फाइनल रेट 10 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, तो इसको आप फाइनली सेल कहाँ पे करोगे, डोमेस्टिक मार्केट में करोगे या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में करोगे। तो जब आप इनिशियली यहीं पर आप 3% एक्स्ट्रा पैसा लगा दोगे ना, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल वैल्यू एडिशन के पास जो है ना, हर स्टेज पे इसका टोटल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग ड्यू टू वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट, रियल लेवल पे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि टैक्स लगाने की वजह से जो है ना, टैक्स का जो है ना कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ रहा है नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि फिनिश्ड गुड पे जो आपका टैक्स है वो ओवरऑल कम हो गया, और जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स जो है बढ़ गया है। तो रॉ मटेरियल से जो आपका प्रोडक्ट बना उसका कॉस्ट बढ़ गया है, फिनिश्ड कॉस्ट का कम हो गया है। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, वो रॉ मटेरियल परचेज करके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर वैल्यू एडिशन करें ही क्यों, वो सीधा फिनिश्ड गुड्स क्यों नहीं परचेज कर ले विदेश से। समझ रहे हो मेरी बात को, आप रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट बढ़ा दे रहे हो और एवरी टाइम वैल्यू एडिशन इज बीइंग डन, सो एवरी टाइम वैल्यू एडिशन के ऊपर आपका टैक्स लगता है, तो टैक्स लेने से जो फाइनली जो है ना, एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, फाइनली 4 5 जितने भी स्टेज है ना, तो ओवरऑल कॉस्ट जो होता है ना प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका मैन पावर, आपका सैलरी या फिर जो भी मार्केटिंग है उसका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आपका टैक्स जो होता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये सारी चीजें चल रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन जीएसटी टर्म्स इट मींस टैक्स रेट्स ऑन परचेज एक्सीड्स द टैक्स रेट्स ऑन द सेल। समझ आ गई मेरी बात, कि अगर हमें टैक्स रेट सेल पे अगर ज्यादा है तो हम क्या करें, ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटी है हम करें ही क्यों। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट वन लाइनर क्वेश्चन कि आईडीएस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, उसके ऊपर ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे देगा, उसका मीनिंग आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू एक्सपेंसिव यूनिट्स इनपुट्स। तो इनपुट्स क्या है, 3 रुपए का सामान था और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अभी 3 रुपए तो मिनिमम था ही, आप ऑस्ट्रेलिया से लो, न्यूजीलैंड से लो या जर्मनी से कहीं प्रोडक्ट लो, बट टैक्स बढ़ने की वजह से दिक्कत क्या हो रहा है ना कि कैस्केडिंग इम्पैक्ट इसका बढ़ता जा रहा है। सो expensive unit, why? Because of the taxation system, then hurts domestic industries and reduces the export competitiveness। domestic industry क्या कर रही है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लेवल पे वैल्यू एडिशन कर रहा है, और इसके बाद क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। अब अगर इसको आप फिनिश्ड गुड करके आप एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करोगे तो मे बी द सेम प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय बांग्लादेश और मे बी वियतनाम और मे बी चाइना, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट अगर 10 रुपए आ रहा है और अगर उन लोगों ने आईडीएस नहीं लगा रखा है तो उनका कॉस्ट जो है सिर्फ 8 रुपए आ रहा है, so उनका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, देयर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। so this is the second point, leads to accumulated tax input tax credit in GST electronic credit ledger, छोड़ दो इस स्टेटमेंट को। then causes working capital issues as funds remain blocked in ITC। एक बार अगर ITC आ जाता है, ITC का कॉन्सेप्ट में आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर, एक बार अगर ITC आ जाता है ना तो आपका पैसा नियरली 1 ईयर के लिए ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर पैसा आपका 1 ईयर के लिए ब्लॉक हो जाएगा तो दैट कैपिटल फंड यू विल नॉट बी यूज्ड, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इन एनी अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। समझ आ गई है मेरी बात। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना आईटीसी वाला, आईटीसी के पॉइंट्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर। आगे हमारे पास एक डिफरेंस टेबल है, एक आगे एक डिफरेंस टेबल है वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज मेंट बाय, कहां गया, शिट, यहाँ पर हम आके के ना इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को गाइस? इतना क्लियर है आप लोगों को, ये दोबारा रिपीट करना है कुछ? ओके तो इतने के बाद से जो है ना विल फर्स्ट डिस्कस द पीवाईक्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना पीवाईक्यू, विल बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स फर्स्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि मैंने पहले बोला है कि जब भी ये बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, तो इसको छोड़ो, सबसे पहले आखिरी में आओ, आखिरी में देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कौन कौन सा है।
ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो वन इज कॉर्पोरेशन टैक्स, देन कस्टम्स ड्यूटी, देन वेल्थ टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। तो हमें पता है कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है एंड वेल्थ टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहे हैं हमसे, तो ऑप्शन नंबर इज 2 and 4, तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 is the right answer. The next question, which one of the following statements regarding the levying, collecting and distribution, levying किसका पार्ट होता है, this is part of the legislation, okay, then collecting and distribution of income tax is correct, ठीक है, which one of the following statement regarding levying, collecting and distribution of income tax is correct, ठीक है, correct statement पूछ रहा है ये। So the union levies, collects and distributes the proceeds of income tax between itself and the state. This is statement number 1. Second, union levies, collects and keeps all the proceeds of the income tax to itself. ये बोल रहा है कि जितने भी states में, देखो ये कह रहा है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट्स हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉर्पोरेशन है, पीपल आर सैलरीड, इनकी जो इनकम आ रही है, इन इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और टैक्स लगाने के बाद सारा पैसा अपने पास रख लेगी, ठीक है, कीप्स प्रोसीड्स ऑफ टैक्स टू इटसेल्फ, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन यूनियन लेवाइज एंड कलेक्ट्स द टैक्स बट ऑल द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। तो ये कह रहा है कि लगाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Only the surcharge levied on income tax is shared between the union and the states. तो बाकी पैसा कहाँ गया, ठीक है, so this statement is also wrong, first statement is perfectly correct, ठीक है। Next is the term base erosion and profit shifting. Many people think कि shifting नहीं, इसको sharing word use करते हैं, so this is not sharing, this is shifting, ठीक है, इसको दिमाग में रहे कि base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of what, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी, ठीक है, और इसके ऊपर ओईसीडी का फ्रेमवर्क है एंड देन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव रेटिफाइड दिस पर्टिकुलर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है। सो क्या है इसका आंसर, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट, द सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट, कोई भी चीज, टूथपेस्ट हो गया, रेजर हो गया, एनीथिंग दैट यू परचेज, so the sales tax you pay while purchasing a toothpaste is what, tax imposed by central government, tax imposed by central government but collected by the state government, tax imposed by state government but collected by the central government, and then tax imposed and collected by the state government, this is the right answer। और ऐसे जितने भी टैक्सेस हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अप्लाई कर रही है, अप्लाई का मतलब लेवी करना, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एंड देन स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अपने पास रख लेती है, सो दिस इज व्हाट, इसका लिस्ट आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टेट गवर्नमेंट किसी टैक्स को लिवाई करती है ना, तो उसका कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है और उसको अपने पास ही रखती है। देखो दो चीजें हैं, अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी टैक्स को लिवाई कर रही है, ठीक है, तो मे बी कलेक्शन जो है, आई मेक द टेबल कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही है, ठीक है, देन वी हैव कलेक्शन एंड देन प्रोसीड्स का ट्रांसफर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, तो कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और प्रोसीड्स जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में जाता है। बट इफ स्टेट गवर्नमेंट इज लेवाइंग द टैक्स, तो लेवाई भी वही कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका बिल पास होगा, देन उसका कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी एंड 90% केस में उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट अपने ही पास रख लेती है, ठीक है। सो ये बात जो है ना जनरली आपको एक थ्योरेटिकल लेवल पे पता होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा थोड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फ्यूचर मार्केट्स आर लेवीड बाय, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है जो ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर्स आर लेवीड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय टैक्स, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर, इसका आंसर शायद ये होगा कि लेवीड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड आल्सो बाय द यूनियन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है ना एक बार आप लोग अपने लेवल पे देख लेना, इसको एक बार गूगल कर लेना आप लोग, आई थिंक इट इज लेवीड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड also collected also by the union government, यहाँ पे state government collect नहीं करती है, but still we'll be checking this question again, I'll be discussing this question again in the second session। then this thing, consider the following, ठीक है, fringe benefit tax, interest tax and then security transaction tax, ठीक है, which of the following is are direct taxes, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इंटरेस्ट टैक्स जो होता है, दिस इज, देखो इनकम है,
आ रही है, आपने इसको सेविंग्स में रखा या फिर आपने एफडी करवाया या कुछ और करवाया, एक लिमिट जब बढ़ जाता है ना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, एंड दिस इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सो दिस इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना तो समटाइम्स एडिशनल पर्क्स यू गेन, ठीक है, जो एडिशनल पर्क्स जो होते हैं ना आपको इनकम में ऐड करके आता है। तो इनकम में अगर आपका लेट्स से कि आपका 1,20,000 आपकी सैलरी है, उस पे आपको किसी ईयर जो है 70,000 एक्स्ट्रा मिल गया या 1 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपका जो टोटल टीडीएस होता है, चाहे टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो इसको ट्रैक करता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स ओनली। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सो द राइट आंसर इज 1, 2 and 3। देन which of the following is the correct statement, ठीक है, which of the following is a correct statement, okay, so here direct tax levied by the central government, ठीक है, which of the following is correct statement, service tax is an, अच्छा सर्विस टैक्स के बारे में पूछ रहा है कि which of the following is a correct statement regarding service tax, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है क्या सर्विस टैक्स, नहीं, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied by the central government, okay, so this is the right answer। then finally which of the following is not a feature of value added tax, तो value added tax का कौन सा फीचर नहीं है, it is a multi point destination based system taxation, this is correct, हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा, this is a multi point destination। then it is a tax levied on value addition at each stage of transaction in the production distribution chain, ठीक है, तो this statement is correct और ये incorrect, और ये statement कौन सा है, ऊपर वाला जो statement था ना उसी से जुड़ा हुआ है। then it is a tax on final consumption of goods and services and must be ultimately borne by the नॉट की बात कर रहा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर क्या है, इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ओनली अ फैसिलिटेटर ऑफ दिस। अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, सॉरी, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स है किसी का, एनीबॉडी, ये पीवाईक्यू समझ आया ना आप लोगों को यस गाइस, सर। एनीबॉडी, इसमें क्या है ना कि जो इसके अलावा ना टैक्सेशन जो सिस्टम है ना, हमारा आज का जो टॉपिक है फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ठीक है, तो फाइनेंस एंड टैक्सेशन में जो है ना, टैक्सेशन में मोस्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जीएसटी, तो जीएसटी से जुड़ा हुआ या फिर इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी ऑप्शन में भी अवेलेबल है ना, या फिर डायरेक्ट टैक्स किसी ऑप्शन में, इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी ऑप्शन में अवेलेबल भी है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा सो मेनी अदर पीवाईक्यूज आर देयर व्हिच यूपीएससी हैज आस्क्ड, ठीक है, तो जीएसटी जो हमारा या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स था ना, उसको लेकर के मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड द पीवाईक्यूज। इसके बाद नाउ विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम here long term capital gains tax, just give me a break of 2 minutes, 2 मिनट के बाद से we'll be starting again।